की चर्चा में ये हमारी आज अंतिम कक्षा है। फिर इसके बाद अगले फ्राइडे से आप लोगों की चौथे अध्याय की चर्चा हम आरंभ करेंगे। तो जैसा कि कल मैंने कहा था कि आप लोग स्वाध्याय करना और फिर उसके बाद भी किसी को कोई प्रश्न हो तो हम उसकी चर्चा करेंगे। सामान्यतः अगर हम बात करें तो तीसरे अध्याय में आरंभ के 6 सूत्रों में अधोलोक की बात है और बाद के सभी सूत्रों में मध्यलोक की बात है। अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियां हैं। उन नरक पृथ्वियों के वर्ण कैसे हैं, है ना, वहाँ नारकी क्या करते हैं, और फिर उन नारकियों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, इतनी सी चर्चा 6 सूत्रों में है। फिर मध्यलोक की बात आरंभ होने पर वहाँ बताया कि वहाँ जम्बूद्वीप आदि असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। उन सारे द्वीप और समुद्रों का विस्तार दुगना दुगना है और उनके बीच में एक सुमेरु पर्वत है। जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है तो लवण समुद्र का 2 लाख योजन है। फिर दूसरे द्वीप का 4 लाख योजन, दूसरे समुद्र का 8 लाख योजन और फिर तीसरे द्वीप का 16 लाख योजन। इस तरीके से दुगना दुगना विस्तार करते हुए मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। फिर उनमें से जम्बू द्वीप का विस्तार कैसा है, जम्बू द्वीप में कितने पर्वत हैं, उन पर्वतों के कारण से उसके कितने क्षेत्र हो जाते हैं, उन पर्वतों के वर्ण कौन से हैं, उन क्षेत्रों के नाम कौन कौन से हैं, पर्वतों पर निकलने वाली नदियां कौन सी हैं, पर्वतों पे होने वाले सरोवर और एक एक सरोवर में होने वाले कमल, कमल पर निवास करने वाली देवियां, है ना। इस तरीके से ये मध्यलोक की विस्तार से चर्चा हमने एक एक सूत्र के माध्यम से की थी। फिर भी आप लोगों ने वाचन करने के बाद अगर कोई नई चीज ऐसी पाई हो जिसके विषय में आप कुछ जानना चाहते हो तो पूछें। या फिर वन बाई वन एक एक सूत्र को वाचन करते हुए चलें। भैया दो तीन चीजें पूछनी है, अगर आप कहें तो मैं हाँ पूछ हाँ, लेती हूँ। पहले वो पूछ लीजिए, फिर हम वन बाई वन जल्दी से जितना रैपिडली हो पाएगा उतना रैपिडली करते हैं। बोलिए। ठीक है भैया, सूत्र गाम 20 नंबर में मैंने पहले भी आपसे पूछा था, गा का मतलब क्या था? आपने बताया था गमन करना, हाँ जब हाँ। गमन करती है। पश्चिम। बट हाँ, जो हमने पढ़ा था संस्कृत में, जब पवन के लिए और नदी के लिए लिखा हुआ था वहती, तो वहती क्यों नहीं लिखा स्वामी जी ने? गा ही क्यों लिखा, गच्छ करना? वो गमन, गमन के अर्थ में वह धातु का प्रयोग भी कर सकते हैं और गा अर्थ का वह, वो बहना प्रवाह के लिए भी हो सकता है। और जो वहां कम से कम अक्षरों में बात की जा सकती है उतने में इसलिए उन्होंने उसका प्रयोग किया। आप लोगों को बताया था मैंने कि आचार्यों को जब एक शब्द कम कर कर वही बात बताना हो जाता था तो उन्हें बड़ा आनंद होता था। जैसा गृहस्थों के यहाँ पुत्र के जन्म लेने पर आनंद होता है, उतनी ही खुशी उनको एक शब्द कम करने पर, एक वर्ण कम करने पर हुआ करती थी। इसलिए अकेले गा से वही अर्थ निकलता है, इसलिए अलग से वह धातु का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। अच्छा भैया, ये सूत्र नंबर 23 में ये आया, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता। इसमें हम्म। का अर्थ है? परिवृत्ता माने चारों ओर। अच्छा, परिवृत। हम्म। अच्छा, पर यहाँ पर किताब के अंदर लिखा हुआ है परिवार, लिखा हुआ है हाँ हाँ, परिवार। परिवार नदियां भी कहने में आता है वो। माने एक एक नदी की परिवार नदियां 14,000, 28,000, 56,000 ऐसे करके पढ़ा था ना हमने, डिटेल में देखा था ना। एक एक नदी की ये परिवार नदियां हैं, 14,000 14,000। यहाँ पे परिवृत्ता का मतलब चार मिल। वैसे परि शब्द का मतलब तो होता है चारों ओर। परितः माने, अभिता माने दोनों ओर होता है, परिता माने चारों ओर होता है ना। तो उस अर्थ में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ परिवार के अर्थ में है तो ठीक है। और बोलिए। अच्छा भैया, एक ये चीज और पूछनी है, जैसे चतुर्दश नदी के बाद सहस्र लिखा हुआ है, ये कोई संस्कृत में लिखने की पद्धति होती है कि? क्योंकि पहले भी एक सूत्र में इसी तरीके का लिखा हुआ आया था। मतलब नदी तो बाद में आनी चाहिए, सहस्र पहले आना चाहिए। चतुर्दश सहस्त्र संख्या ऐसा हो सकता, देखो संस्कृत में क्या है,
संस्कृत में कर्ता कर्म क्रिया की क्रम रखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूं, ठीक है। अब गच्छामि गृहम अहम भी सही है, अच्छा। ग्रहम अहम गच्छामि भी सही है। माने इंग्लिश में तो सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब होती है ना, हेल्पिंग हम्म। वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है, फिर अदर वर्ड्स होते हैं। हिंदी में भी कर्ता कर्म क्रिया का होता है। संस्कृत में विभक्तियों के आधार पर पता लग जाता है कि ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। हम्म। अतः वहां पर अगर आगे पीछे होता, अब यहाँ सहस्त्र संख्या नदी के विषय में ही आ रही है, तो उन्होंने वहां बीच में नदी का जिक्र कर दिया। ऐसे। चलिए, अधोलोक का तो आसानी से ख्याल में आया ही था सबको। मैं मध्यलोक वाला जो चार्ट है वो रैपिडली लेके आके बढ़ता चलता हूँ, ठीक है। फिर वहां वहां किसी को कुछ पूछना होगा तो बीच में मुझे रोक देना। देखो, मध्यलोक की चर्चा यहाँ से स्टार्ट हो गई। जम्बू द्वीप लवणोदादया शुभ नामानो द्वीप समुद्रा, अर्थात इस मध्यलोक में जम्बू द्वीप आदि, जम्बू द्वीप और लवणोद नाम के समुद्र, जहां यहाँ देखो द्वीप और समुद्र बाद में आ गया ना, तो जम्बू द्वीप और लवणोद आदया, तो यहाँ जम्बू द्वीप के, यहाँ जम्बू द्वीप और लवणोद समुद्र यहाँ बाद में है ना, द्वीप समुद्र, अर्थात जम्बू द्वीप नाम का द्वीप और लवणोद नाम के समुद्र, ऐसे शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप और समुद्र मध्यलोक में है। ये सामान्य अर्थ हो गया, बस सामान्य अर्थ की ही बात करेंगे। फिर आता है कि उनका विस्तार कितना है, तो कहा दुर दुर विष्कम्भः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलया कृत्या, उनका विस्तार दुगना दुगना है। और वो पूर्व अगला अगला द्वीप अथवा अगला अगला समुद्र पूर्व पूर्व द्वीप और समुद्र को परिक्षेपणों चारों ओर से घेरे हुए है, ठीक है, ऐसा। फिर ये इतने डिटेल में हम नहीं पढ़े। फिर इसके बाद आता है उन उन असंख्यात द्वीप और समुद्र थे ना, उनके बीच में तन मध्य मेरु नाविर्वृत्तो योजन सहस्त्र विष्कम्भो जम्बू द्वीप, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में एक जम्बू नाम का द्वीप है, जिस जम्बू द्वीप में नाभि के समान बीचों बीच सुमेरु पर्वत, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि, अब उस जम्बू द्वीप में भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत, ये क्या है, ये क्षेत्र है, इन्हें हिरण्यवत वर्ष भी कहते हैं और क्षेत्र भी कहते हैं। भरत वर्ष अथवा भरत क्षेत्र, हेमवत वर्ष अथवा हेमवत क्षेत्र, हरि वर्ष अथवा हेम हरि क्षेत्र, ये दोनों नामों से उसे कहने में आ सकता है। फिर इसके बाद आता है वो जो जम्बू द्वीप था, उसमें कौन से पर्वत हैं जिस कारण से 7 इनके पार्ट हो गए। तत् विभाजन पूर्व परायता हिम्मन वहा हिम्मन निषद नील रुक्मी कृणो वर्षधर पर्वतः, तत् विभाजना उस जम्बू द्वीप को विभाजन करते हुए पूर्व परायता पूरब से पश्चिम की ओर हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मी और शिखरी नाम के पर्वत हैं। कैसे हैं, हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेमया, अर्थात वो क्रमशः स्वर्ण वर्ण के, चांदी के वर्ण के, तपाए हुए सोने के वर्ण के, वैडूर्य मणि के समान, फिर अच्छा। चांदी के वर्ण के, और फिर सोने के वर्ण के समान उनका पर्वतों का वर्ण है। फिर आता है कि वो जो पर्वत हैं वो मिट्टी आदि के हैं, पत्थर के हैं कि कह के हैं, तो कहा मणि विचित्र पार्श्व उपरि मूले च तुल्य विस्तार, वो जो पर्वत हैं उनके पार्श्व भाग जो है मणियों विचित्र प्रकार की मणियों से जड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ चौड़े हो, बीच में सकरे हो, ऊपर और पैने हो गए हो ना, मध्य में नीचे और ऊपर तीनों ही जगह तुल्य विस्तारा, ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा, ऊपर में मूल में है ना, मध्य में, सभी जगह एक समान विस्तार वाले हैं, जो यहाँ पर आपको ऐसा चित्र में भी दिखाई दे रहा है। आगे ये पूरा चार्ट आप लोगों के पास पहुंच गया है, उसमें से आप देख लेना, है ना। ये क्षेत्रों का, ये विजयार्थ पर्वत का। अब ये था है कि
वहाँ जो पर्वत है उन पर्वतों पर सरोवर है। कौन कौन से? सरिता भाभी, अब बिल्कुल एक एक बात आप कह रहे थे, नहीं ख्याल में आएगा, बिल्कुल एक एक चीज ख्याल में आएगी। नाम है, तीसरे अध्याय में अधिकतर चीजें तो क्षयोपशम की हैं। सारी चीजें आपने एक बार पढ़नी सुननी तो जितनी ज्यादा से ज्यादा याद रह जाए रह जाए। और अगर आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हैं तो एक काम हमें करना होगा। क्या? ये मान लीजिए तीसरे अध्याय को हम और अच्छे से जानना चाह रहे हैं तो एक काम ये करें कि कल से टाइम निकाल कर हम लोग इस तीसरे अध्याय का या तो वाचन करें रोज, या किसी का वाचन चल रहा हो तो फिंगर रख के मिलाते चले। माने आप इतनी रिकॉर्डिंग मिल जाती हैं, आप जिसकी चाहे उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आप 5-10 मिनट का समय निकाल के अपना इस तीसरे अध्याय को निकालें, माने डाउनलोड कर लें, और इसके एक एक सूत्र को पढ़ते जाएं तो आपने जो पढ़ा है ना, एक एक चीज आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगी। हाँ, ये इसका ये है, इसका ये है, और वो आपको बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। पद्म महापद्म तिगिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदयस्तेषाम उपरि। उनके ऊपर, किनके ऊपर? उन विचित्र प्रकार की मणियों से जड़े हुए जो पर्वत है उन पर्वतों के ऊपर पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के क्या है? हृदय, अर्थात तालाब है, सरोवर है। प्रथमो योजन सहस्त्रायाम तदर्थ विष्कंभो हृदय, कि उसमें जो पहला है ये, वह कैसा है? योजन सहस्त्रायाम, अर्थात 1000 योजन लंबाई वाला, तदर्थ उसकी आधी विस्तार की चौड़ाई वाला, अर्थात 1000 योजन की लंबाई तो 1000 का आधा हो गया 500, अतः 500 योजन की चौड़ाई। हमारे मन में प्रश्न आया कि कोई भी सरोवर अगर होता है तो उसमें केवल लंबाई चौड़ाई नहीं होती, उसमें साथ में गहराई भी होती है। तो यहाँ प्रश्न किया कि गहराई कितनी है, तो 16वें सूत्र में आचार्य देव ने जवाब दिया 10 योजन अवगाहा। उनका उनकी गहराई 10 योजन की है। चित्र में देखो स्पष्ट दिख रहा है। ये ये जो है डेप्थ है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। ठीक है, 1000 योजन, ये 500 योजन, ये 10 योजन। ठीक है। फिर क्या है? उस सरोवर जो है उन सरोवर के बीचों में तन मध्य योजनम पुष्करम, ये तन है ना। नेहा जी ने भी एक दिन और किसी सूत्र के माध्यम से पूछा था, तो ये वास्तव में तन नहीं है, तत है, तत। और ता की जगह पर संधि के नियम के अनुसार वो ना हो जाता है, तो हो जाएगा तन मध्य, अर्थात तत् मध्य। तत् मध्य माने उसके बीच में, किनके बीच में? उन सरोवरों के बीच में। सरोवर के बीचों बीच योजनम पुष्करम, 1 योजन का कमल है। ठीक है। तद द्विगुण द्विगुण हृदय पुष्कराणि च। फिर यहाँ कहा तद द्विगुण द्विगुण हृदय पुष्कराणि च। अब पहले में तो जितने योजन के विस्तार वाला तालाब था और वहां पर कमल था, उससे दुगने योजन, दुगने तो दुगना तालाब के साथ भी लगेगा और कमल के साथ भी लगेगा। ठीक है। जी। तो वहां उससे आगे आगे जो है वो दूने दूने विस्तार वाले जो हैं वो क्या है? तालाब और कमल है। फिर क्या है? उन कमलों पर क्या है? तो 19वें सूत्र में कहा तन निवासिन्यो देव्या श्री ह्री दीर्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपम स्थित्या शशमानिक परिषद। कहा उन कमलों पर श्री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी आदि ये देवियां निवास करती हैं, और उनकी आयु कितनी है? पल्योपम, एक पल्ल की आयु उनकी होती है। और जो उस पर, उसी पर ससामानिक और परिषद नाम के देवों का भी निवास है। ये सारा चार्ट आपको भेजा जा चुका है। अब वहां से निकलने वाली नदियां गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिताश्या, हरि हरि कांता, शीता शीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण रूप्य कूला, रक्ता रक्तोदा, सरितस्तन मध्य। कहा वहां उनके बीच से गमन करने वाली कौन सी नदियां? गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिताश्या, हरित हरिकांता, सीता शीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण कूला और रूप्य कूला, रक्ता रक्तोदा, ये सरिता अर्थात ये नदियां उनके मध्य से बहती हैं, उन क्षेत्रों और सरोवरों के मध्य से बहती हैं। फिर द्वयो द्वयो पूर्वा पूर्वगा, उन दो दो नदियों में से, जो दो दो का जोड़ा है,
उन दो दो नदियों में से पहली पहली नदी जो है पूर्वगा, पूरब की तरफ गमन करती है, पूरब की तरफ बहती है। शेषास्तु अपरगा, सूत्र पढ़ेंगे तो शेषास्तु परगा कहलाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो शेषः तू अपरगा। और शेष नदियां जो है अपर, अर्थात पूरब का अपर कौन हो जाएगा, पश्चिम, पश्चिम। पश्चिम की तरफ गमन करती हैं। ठीक है, फिर वो जो नदियां हैं उन नदियों की, एक एक नदी की परिवार नदियां कितनी हैं, चतुर्दश 14। नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगू सिंधुआदयो नद्या, अर्थात गंगा सिंधु आदि जो नदियां हैं उन नदियों की 14,14,000 परिवार नदियां हैं। और फिर वो भी दुगनी होती जाती है, 14, 28, 56, 112, फिर घटते हुए फिर 56, फिर 14, 56 के बाद फिर 28, फिर 14, इस तरीके से घटता हुआ आ जाता है। ये विदेह क्षेत्र के बारे में, ये पर्वत, पर्वतों से वहां की ये जो 32 नगरियां बनती हैं उसका अपन ने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से देखा था। अब भारत क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो का भरतः षड्विंशति पंच योजन सद विस्तार, षड्चेकोन विंशति भागा योजनस्य, अर्थात भारत क्षेत्र का विस्तार कितना है, हाँ। षड्विंशति पंच योजन सत विस्तार। षड्विंशति माने होता है 26, पंच माने होता है 5, तो वो हो गया 526। ठीक है, योजन विस्तारा 526, सठ चा एकोन विंशति भागा, और एक योजन का 6/19वां भाग, माने 526 योजन तो पूरा हो गया, और एक योजन का 6/19वां भाग ये भरत क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, अब भरत के बाद ऊपर गए हरि रम्यक आदि जो है उनका, तो कहा तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विधेयांता, भरत क्षेत्र से ऊपर भरत, हेमवत और हरि और साथ में विदेह, यहां तक इन सबका विस्तार दुगना दुगना। ये 526 सही 6/19 है, तो वो 526 का दुगना 1052 हो जाएगा। ख्याल में आया? इस तरीके से भारत के बाद हेमवत का, हरि का और विदेह तक, विदेह के अंत तक, फिर वहां विदेह के बाद से उस तरफ जाएंगे, उस वो तरफ घट। जाएंगे तो फिर वो घटता हुआ जाके ऐरावत में भरत के बराबर बचेगा, ऐरावत भरत क्षेत्र के बराबर बचेगा। ठीक है, विदेह पर्यंत जो है वो पर्वतों का विस्तार दुगना दुगना है। ये सारी चर्चा आपको फिर उन्होंने कहा दक्षिण में कैसी व्यवस्था है, विदेह तो ये हो गया, विदेह के बाद जो रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत आएगा उसका क्या है, तो कहा उत्तरा दक्षिण तुल्य, अर्थात उत्तर की स्थिति जो है वो दक्षिण के समान है। ऐरावत से विदेह तक आओगे तो हुबहू वैसी की वैसी हो जाएगी, और विदेह से ऐरावत तक जाओगे तो उत्तरोत्तर घटता हुआ चला जाएगा। फिर भरत क्षेत्र का विस्तार दूसरे प्रकार से, अब यहाँ पर 5 सूत्र छोड़ दिए, 27, 28, 29, 30, 31, सीधा 32वां सूत्र आ गया। क्यों? क्योंकि भरत क्षेत्र का विस्तार अभी एक अपेक्षा से बताया था, इस सूत्र में भरत क्षेत्र का विस्तार दूसरी अपेक्षा से बताते हुए क्या कह दिया, भरतस्य विस्कंभो जम्बू द्वीपस्य नवति शतभागा, भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप का 90वां भाग है, अर्थात जम्बू द्वीप के बराबर बराबर के 90 पार्ट किए जाएंगे, तो उसमें से एक पार्ट जो आएगा वो भरत क्षेत्र के विस्तार में। ठीक है, तो दो तरीके हो गए, 526 6/19 माने 1,00,000 योजन में से 526 सही 6/19 योजन, ऐसा कह सकते हैं। अथवा जब हमने उसी जम्बू द्वीप के 90 पार्ट कर दिए तो उसमें से एक पार्ट जो है वो भरत क्षेत्र के खाते में आए। अब यहाँ आता है कि इन 6 क्षेत्रों में से परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है, तो का भरत ऐरावती और वृद्धि राशौ षट सम्याभ्याम उत्सर पिण्य अवसर पणिभ्याम, अर्थात भरत ऐरावत में वृद्धि और ह्रास होती है 6 समयों के आधार पर। जब ये सारी चीजें बढ़ती जाती हैं तो वो उत्सर्पिणी कहलाता है, और जब आयु बल बुद्धि आदि मनुष्य आदि के घटते चले जाते हैं तो वो अवसर्पिणी कहलाता है। इनके आधार पर भरत और ऐरावत में परिवर्तन होता है, वृद्धि और ह्रास होता है, अन्यत्र और कहीं भी नहीं होता। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के 6 कालों को मिला लेते हैं
तो उत्सर्पणी का भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का काल है, अवसर्पणी का काल भी 10 कोड़ा कोड़ी का है, और दोनों को मिला देते हैं तो एक कल्पकाल कहलाता है। ठीक है। ये सारा डिटेल बता चुके हैं आपको। ताभ्याम अपरा भूमियो बसता, अर्थात भरत और ऐरावत के क्षेत्र के अलावा जितनी भी हेमवत हरि विदे हेमवत हरि रम्यक हिरण्यवत हैं, उनमें क्या है कि उनमें सब चीजें स्थित है, जैसा है वैसा ही रहता है। उसमें किसी की आयु बल बुद्धि आदि में कोई प्रकाश ह्रास नहीं होता है, काल परिवर्तन वहां नहीं होता है, इसलिए वहां किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती। कोई उत्सर्पणी अवसर्पणी के वेश से काल में कोई परिवर्तन वहां नहीं होता है। देखो कल जब बात चल रही थी तो आप लोगों को बताया था इस चार्ट में, देखिए देवकुरु और उत्तर कुरु अर्थात विदेह क्षेत्र के नीचे और ऊपर का जो पार्ट है, वहां जब पहला काल होता है ना, अभी चल रहा है अवसरपणी का 5वां काल, इसी अवसरपणी का जब पहला काल था तो यहाँ पर उत्तम भोग भूमि थी। ठीक है। तो ये और देवकुरु और उत्तर कुरु में परमानेंट उत्तम भोग भूमि का ही रहेगा, वहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। फिर यहाँ नीचे से हरि लिया और ऊपर से ऐरावत को छोड़कर रम्यक लिया। इन दोनों स्थानों पर मध्यम भोग भूमि रहती है, हमेशा मध्यम भोग भूमि का काल ही चलता रहेगा, क्योंकि वहां कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर आए हेमवत और हिरण्य, यहाँ से हरि के बाद हेमवत और वहां वहां से हिरण्यवत, इन दोनों में क्या चलता है, जघन्य भोग भूमि का काल हमेशा चलता रहता है। फिर इसके बाद विधेय क्षेत्र आता है तो वो भी स्थिर है, उसमें भी चेंज नहीं होता, लेकिन किसके जैसा रहता है, वहां हमें अवसरपणी में जैसा चौथे काल में रहता है, वैसे चौथे काल के जैसा ही काल हमेशा वर्तता रहता है। फिर है भैया हैं? चौथे काल का भी स्टार्टिंग वाला या चौथे काल का एंड वाला, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है? हाँ हाँ, कुछ ऐसा आया था, लेकिन इतना हाँ, इतना डिटेल आप याद ना, आप तो चौथा काल याद रखे है ना। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कुभोग भूमिया, जो है कल हमने देखा था ना, लवण हम्म। समुद्र के वहां और फिर अंतर द्वीपों में, वहां सब जगह, एक तो दिशाओं में और एक विदेशाओं में कुभोग भूमिया है। उन कुभोग भूमियों में क्या होता है, देखा है अंतर्द्वीपज, वहां पर तीसरे काल के तुल्य, जैसे तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि होती है, ऐसे तीसरे काल के समान वहां जघन्य भोग भूमि जैसी स्थिति रहती है। मानुसोत्तर पर्वत के स्वयंप्रभ प्रवर्तक असंख्या द्वीप समुद्र में कैसा रहता है कि वहां सब जगह भी मानुसोत्तर पर्वत के स्वयंप्रभ प्रवर्तक असंख्या द्वीप समुद्र जो है, उन सब में तीसरा काल ही वर्तता है। अंत का आधा स्वयंभू रमण द्वीप जो है, उसमें क्या होता है, चौकाल। एक मिनट, और फिर इसके बाद आया देवगति में हमेशा पहले काल के तुल्य व्यवस्था रहती है, और नरक गति में छठे काल के तुल्य व्यवस्था रहती है। भरत ऐरावत के क्षेत्रों में चौथे काल से आदि लगाकर उसी तक हानि वृद्धि, चौथे काल से आदि चौथे काल को लेकर वहां पर हानि वृद्धि घटने बढ़ने का स्थिति चलती रहती है। अर्थात अगर पहले का अवसरपणी का पहला काल से लेंगे तो घटता 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 छठवें तक बिल्कुल घट जाएगा, और उत्सरपणी का लेंगे तो छठवें से पहले तक जाएंगे तो उत्तरोत्तर हानि और वृद्धि होती रहती है। ऐसी भरत और ऐरावत की विशेषता है। अब यहाँ आया कि आयु का, जैसा हमने पिछले 2 दिनों में पढ़ा था, एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितियो हेमवतक हारि वर्षक देव पूर्वक, अर्थात एक पल्य, 2 पल्य और 3 पल्य की स्थिति होती है किनकी, हेमवतक क्षेत्र में निवास करने वाले मनुष्यों की 1 पल्य की, हारी वर्ष में निवास करने वाले मनुष्यों की आयु 2 पल्य की, और देवकुरु में निवास करने वाले मनुष्यों की आयु 3 पल्य की होती है। फिर इसके बाद आया कि वहां हिरण्यवत माने ऐरावत के बाद हिरण्यवत और जो रम्यक नाम का क्षेत्र बचा है, वहां का क्या है, तो कहा तथोत्तरा,
सेम टू सेम वैसी की वैसी व्यवस्था उत्तर में है। ठीक है, ये रथ भैया के बाद वाले में एक पल्य, उसके बाद वाले में दो पल्य, और विदेह क्षेत्र के पास में होने वाला जो उत्तर कुरु है उसमें तीन पल्य की स्थिति होती है। ये हम चर्चा कर चुके हैं कि साहब विदेह विदेह क्षेत्र संधि में मनुष्यों की आयु कितनी होती है। तो विदेह क्षेत्र में कहा विदेहेषु संख्ये काला, विदेह संख्या। क्षेत्र में मनुष्यों की आयु संख्यात वर्ष की होती है। अंतर्मूर्त से लेकर और संख्यात वर्ष पर्यंत की विदेह क्षेत्र में आयु होती है। कि साहब जम्बू द्वीप के बारे में तो आपने सब कुछ बता दिया, अब दूसरे नंबर का जो धातकी खंड द्वीप है उसका क्या हाल है। तो कहा द्विघातकी द्विर्घातकी खंडे, अर्थात घातकी खंड में ये जो व्यवस्थाएं हैं जो जम्बू द्वीप में थी वो सारी व्यवस्थाएं दुगनी है। ठीक है, धातकी खंड में ईश्वाकार पर्वत के कारण से उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक पूर्व धातकी खंड कहलाता है, एक पश्चिम धातकी खंड कहलाता है। तो दोनों की ही व्यवस्था जम्बू द्वीप के समान है। तो पूर्व धातकी खंड में भी वही विस्तार है, यहाँ पश्चिम धातकी खंड में भी वही विस्तार है। तो यहाँ पर जो स्थिति जम्बू द्वीप में एक एक था वो सब चीजें यहाँ पर दो दो हो जाएंगी। ठीक है, द्विघात की खंडे के साहब। इसके बाद तीसरा द्वीप आएगा पुष्करार्ध, तो उसमें क्या है पुष्करार्धेचा, ये सेम टू सेम व्यवस्था पुष्करार्ध में भी है, वहां भी ये सारी चीजें दुगनी दुगनी है। फिर इसके बाद पूछा कि साहब ये मनुष्य जो है जो भरत जम्बू द्वीप में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, ये मनुष्य चाहे तो जहां चाहे चला जाए, कहीं भी चला जाए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, प्राग मानुषोत्रान मनुष्य, अर्थात ये जो मनुष्य है ये पुष्करवर द्वीप में चूड़ी के आकार का मानुषोत्तर पर्वत जो पड़ा हुआ है वो समझ लीजिए एक प्रकार से हमारे लिए रेड लाइट है। हम मनुष्यों के लिए उसके उस तरफ जाने के लिए वो रेड लाइट के जैसा है। नाम ही उसका है मानुष उत्तर पर्वत, अर्थात मानुष मनुष्य इसके उत्तर में नहीं जान सकता। ठीक है, प्राग अर्थात पहले पहले, मानुषोत्तर अर्थात मानुषोत्तर से, ठीक है, मानुषोत्तर से पहले पहले मनुष्य, मनुष्य का गमन हो सकता है, उसके बाहर उसका गमन नहीं हो सकता। ये सारा चार्ट हमने देख लिए थे। और फिर आया था मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, जिन मनुष्यों की आयु हमने अभी जानी थी, जिनके विकास और ह्रास की चर्चा हमने उत्सर्पणी में की थी। ऐसे जो मनुष्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो कहा आर्यामलेक्षाश्य, आर्य पुरुष अर्थात आर्य मनुष्य और मलेच्छ मनुष्य। क्या अंतर है दोनों में, कि जिनकी वृत्ति धार्मिक होती है, सदाचार में जीवन होता है, ऐसा खान पान जिनका अहिंसक होता है, जीव दया पालते हैं, ऐसे पुरुष आर्य आर्य पुरुष कहलाते हैं। और जो इससे विपरीत वृत्ति वाले होते हैं वो सब मिले पुरुष कहलाते हैं। इसीलिए हमारे घर में जब कोई गड़बड़ करने लगता है तो फिर हम उसको कहते हैं मलेच्छ हो गया है क्या तू, है ना, आर्य ना होके मलेच्छ हो रहा है, इस तरीके से वो मलेच्छ के लिए कहा। अब यहाँ आता है भरत रावत विदेहा कर्म भूमियो अन्यत्र देव उत्तर कुरुभ्य, अर्थात भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है, और अन्यत्र जो है उन अन्यत्र स्थानों पर भोग भूमि ही है, और विदेह से सब कर्म भूमियां है। ठीक है, देवकुरु और उत्तर कुरु के सिवा है, देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर भरत ऐरावत और विदेह इन सब में क्या है कर्म भूमि ही है। यद्यपि भरत क्षेत्र की कर्म भूमि उत्सर्पणी अवसर्पणी के चौथे काल में, उत्सर्पणी के तीसरे काल दूसरे और पहले काल में रहती हैं, बाकी समय यहाँ पर भूमि चौथे काल में कर्म भूमि और बाकी समय वो भूमि की स्थिति रहती है। चौथे पांचवें छठवें इस क्रम से देखेंगे तो जैसे भी वर्तमान में अवसर्पणी का पांचवा काल चल रहा है, इससे पहले चौथा था, तो इस चौथे काल में ही मनुष्य पुरुषार्थ करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, कर्म भूमि के बिना नहीं होती। तो चौथे में कर्म भूमि, पांचवें में कर्म भूमि और छठवें में भी कर्म भूमि रहेगी मनुष्य यहाँ भरत क्षेत्र में, ऐसी ही की व्यवस्था ऐरावत में होगी। फिर उत्सर्पणी का काल आएगा तो छठवें में क्या रहेगा कर्म भूमि रहेगी, पांचवें में कर्म भूमि रहेगी, चौथे में भी कर्म भूमि रहेगी। फिर ऊपर का तीसरा दूसरा और पहला जो काल आ जाएगा
तो तीसरे में जघन्य भोग भूमि, दूसरे में मध्यम भोग भूमि और पहले में उत्कृष्ट भोग भूमि। इस क्रम से भरत और ऐरावत में रहता है। फिर साहब मनुष्य की स्थिति कितनी है, आयु कितनी है? तो कहा नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, अर्थात मनुष्य की स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम और जघन्य त्रिपल्योपम अंतर मुहूर्ते। ठीक है, नृ स्थिति परावरे, नृ स्थिति परावरे अर्थात नृ अर्थात मनुष्य की स्थिति, कैस कौन सी वाली स्थिति? उत्कृष्ट और जघन्य। कैसी है? त्रिपल्योपम अंतर मुहूर्ते, तो उत्कृष्ट के साथ में 3 पल्ल की संधि हो जाएगी और जघन्य के साथ में अंतर मुहूर्त की संधि हो जाएगी। तो स्पष्ट क्या हो जाएगा कि मनुष्य की स्थिति अधिकतम अगर होगी तो 3 पल्ल की और कम से कम होगी तो केवल एक अंतर मुहूर्त की स्थिति हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मनुष्य तो ठीक है, देव हमें दिखते रही, देवों की आयु तो हम चौथे अध्याय में जानेंगे ही, नारकियों की उत्कृष्ट आयु हमने इसी अध्याय के आरंभ में पढ़ ली थी, त्रियंचों की आपने आयु के बारे में कुछ नहीं बताया। तो कहा त्रियज्ञ जानाम च, कि जैसे मनुष्यों की जघन्य आयु अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट आयु 3 पल की है, सेम टू सेम व्यवस्था किनके साथ लागू होगी? त्रियंचों के साथ भी सेम टू सेम व्यवस्था लागू होगी। इस तरीके से हम लोगों ने कल ये संपूर्ण अध्याय पूरा कर लिया था और 8वें दीप नंदीश्वर में और कुंडलवर में रुचिकबर दीपों में जो अकृत्रिम चैत्यालय है उनकी भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली थी, है ना। इन अकृत्रिम चैत्यालयों की चर्चा तो स्पष्ट रूप से एक आध दिन हम आपको और करेंगे। अभी तो केवल इतना जान लें कि यहाँ पर ऐसे ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय है। मध्यलोक में जो सब मिला के 458 है, उन 458 में से जम्बू क्या नाम, नंदीश्वर द्वीप, 2.5 द्वीप के आगे नंदीश्वर द्वीप के 52 चैत्यालय और 2 द्वीप रुचिकबर और कुंडलवर द्वीप में भी अकृत्रिम चैत्यालय। इस तरीके से इनके अतिरिक्त और कहीं कृत्रिम चैत्यालयों की बात सुनने पढ़ने में नहीं आई है। इस प्रकार से द्वारा आपका तीसरा अध्याय पूरा हो गया। ठीक है, और लगातार बोलते बोलते मैं थक भी गया हूं। अब आप लोगों में से किसी को कुछ बोलना हो तो बोलो। भैया मेरे को 30 नंबर सूत्र की एक बार संधि विच्छेद बता दीजिए। 30। हाँ जी। हाँ, तथोत्तरः अर्थात तथा, तथा माने उसी प्रकार, यथा माने होता है जिस प्रकार, तथा माने उस प्रकार। ठीक है, तो उसी प्रकार उत्तर अर्थात उत्तर में गुण संधि है यहाँ पर, आ और ऊ मिलके ओ बन गया तो बन गया तथोत्तरा। ठीक है जैसे भैया। आप लोग पर प्लस उपकार से परोपकार बनाते हैं कि नहीं, हाँ जी। ऐसे ही यहाँ पर तथा प्लस उत्तरा से तथोत्तरा बन गया। ठीक है। तथा माने उसी प्रकार, जिस प्रकार अभी हमने आपको भरत, हेमवत और हरि और देवगुरु के बारे में बताया था, वैसी की वैसी व्यवस्था किसकी? करनी। ऐरावत, हिरण्यवत और रम्यक और साथ में उत्तर कुरु की है। ठीक है, और बोलिए। भैया जी रिकॉर्डिंग भेजिएगा ना, मेरी बहुत क्लास मिस हो गई। कल वाली और आज वाली? नहीं, मेरी 4-5 क्लास मिस हो गई। वो सरिता भाभी ने पिछली बार आप लोगों को शेयर की थी यूट्यूब से मेरी सारी क्लासेस, तो उस पे देख लेना। ग्रुप पे अच्छा, पड़ी है, ग्रुप पे है, अन्यथा भेज देंगे दोबारा आपको देख के। इधर भेज दीजिएगा, हाँ वापस हाँ। करनी है। हम्म। इसीलिए मैंने आज का रिवीजन किया था कि किसी को नीड नहीं नहीं पड़नी। वह तो हाँ। कई बार क्या होता है इधर उधर हो जाती है क्लासेस लैपटॉप पे, और मैं इसका मास्टर थोड़ा हूँ नहीं, तो मास्टर अब जयपुर चला गया है। आना चालू छे। भैया मेरे को तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर वाला जो वो सर्कल होता है ना, उसमें पूछना, जब वो उत्सर्पणी काल आता है ठीक है ऊपर से नीचे आते इसको भी, मतलब पहला काल ना दूसरा ना, काल।
अवसरपणी में आता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। क्या- वहां घटता हुआ क्रम रहता है। ठीक है। उत्तरपणी में बढ़ता हुआ, आप जैसे अभी अवसरपणी का पांचवा चल रहा है, अवसरपणी का छठवां आएगा, ठीक है, ठीक है। दुखमा दुखमा आएगा छठवां। अब उत्सर्पणी यहां से स्टार्ट होगी, दुखमा दुखमा से, ठीक दुखमा है। दुखमा, दुखमा, दुखमा सुखमा, ठीक है, सुखमा ठीक। दुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा, इस तरीके से क्रम, सुखमा सुखमा। नहीं, सुखमा और सुखमा सुखमा, इस तरीके से क्रम चलेगा। भैया इस तरह से क्रम चलेगा तो कहते तीर्थंकर चतुर्थ काल में आते तो दुखमा सुखमा तो तीसरा काल हुआ। हाँ, इधर इसका उत्सर्पणी में तीसरा आएगा वही। हाँ तो तीसरे काल में फिर कैसे? अवसरपणी अभी क्या होता है, अधिकतर चर्चा हम लोगों को वर्तमान की अवसरपणी के हिसाब से मिलती है। ख्याल में आया? चौथा काल, इसी अवसरपणी का जो चौथा काल है उसके आधार पर बात करते हैं। उसी चौथे काल का अगर उत्सर्पणी की ओर से बात करेंगे तो वो तीसरे ही बैठेगा। अच्छा। हम्म। हाँ वो बैठा तो तीसरा तो हाँ, फिर वो तो तो चर्चा चर्चा मतलब भाई वर्तमान की अवसरपणी की जब मुख्यता से की जाती है। कौन? जहाँ जब स्पष्ट आएगी, जहाँ स्पष्ट आएगी वहां दोनों अपेक्षाएं बताई जाएंगी, अवसरपणी का चौथा और उत्सर्पणी का तीसरा। तीसरे। अलमारी में देख ला, अलमारी में चाय पत्ती के आसपास। थोड़ा आप लोग बोल के रहा करो, सब लोग चुप रहते हो, मुख केवली बन जाते हो। हैं? अच्छा, एक चीज और आपसे पूछी थी कि भैया क्लास अटेंड नहीं, बोलिए। हाँ, रश्मि जी क्या कह रही, क्लास अटेंड नहीं हो पाई है? नहीं भैया जी 4-5 बार से क्लास अटेंड नहीं हो पा रही है, अच्छा अच्छा, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत कठिन नहीं है। मैंने आज आपको बता ही दिया है ना। एक आध दिन और जब अपन को अवसर मिलेगा तो मैं फिर इस पूरे अध्याय को आपको सरप्राइज कर दूंगा, तो आपके ख्याल में आ जाएगा। माने चौथा अध्याय होते होते मैं आपको तीसरा चौथा दोनों बिल्कुल तैयार कर, पाठ्यक्रम तो हो जाएगा, फिर नया पाठ्यक्रम स्टार्ट होगा ना, उससे पहले भी हम क्लास चलाता रहूंगा जिससे आपको तीसरा चौथा कंप्लीट हो जाए। ठीक है भैया जी। ठीक है, घबराना नहीं, घबराना कोई मत, क्योंकि अपन बैठे हैं सीखने। पाठ्यक्रम तो केवल रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यवस्था की दृष्टि से किया गई चीज है ना, और उसका आप लोगों को एग्जाम देना है। अपने अपन केवल इतने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अपन को तो क्या करना है, इसके तुरंत बाद जब तक नई क्लास स्टार्ट होगी तब तक आप लोग पढ़ के और मुझे मैसेज कीजिए कि भैया आज फिर से बैठना है अपन सबको, आज हम पढ़ेंगे। तो हम उस हिसाब से उस दिन आपकी क्लास अरेंज करेंगे। दो भी बैठोगे तो भी पढ़ लूंगा, है ना, ठीक है भैया, दो भी रहोगे तो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है भैया जी। ठीक है, अब विराम लें आज के लिए, परीक्षा कब होगी आपको सूचना दे देंगे, ठीक है। नहीं तो अभी अगली क्लास कब होगी फिर? अगली फ्राइडे को तो होगी फ्राइडे अच्छा। में चौथा अध्याय शुरू करेंगे अपन। अगर वहां से एग्जाम का शेड्यूल आ चुके, बाकी सबके एग्जाम हो चुके, अपना तत्वार सूत्र का रह रहा है, क्योंकि कुछ बाद में क्लास स्टार्ट हुई थी, फिर जयपुर का प्रोग्राम आ गया है ना, तो जैसे ही उनकी सूचना आएगी तब एग्जाम ले लेंगे, अन्यथा अपना चौथा चलेगा अगले फ्राइडे से। ठीक है, चलो। जावाणी के ज्ञान से तुझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा हेतु हो। बोले जनवाणी माता की जय। Yeah. जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।